दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है, जब बेटे बहू ने बूढ़े पिता को किया अपमानित, तो पिता ने सिखाया ऐसा सबक कि उनके होश उड़ गए। अरे कुशवाहा जी के घर की ओर से इतनी बदबू क्यों आ रही है? अरे भाई, मुझे तो कल रात से ही लग रही है। आजकल कुशवाहा जी दिखाई भी नहीं पड़ रहे हैं। न जाने क्या बात है। आओ घर के पास चलकर देखते हैं। तभी वहां घर के निकट पहुंच दूसरे व्यक्ति ने कहा, यार कोई अनहोनी की घटना तो नहीं हो गई? कोई रहता भी नहीं उनके सिवा घर में। और इन्हीं बातों के साथ देखते ही देखते उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर गांव में चौराहे के पास भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। यार कुशवाहा जी तो बड़े सज्जन आदमी है। तभी एक व्यक्ति रामदास ने बीड़ी जलाते हुए कहा, ठंड का मौसम है, कहीं ऐसा तो नहीं कुशवाहा जी गुजर गए हों? तभी दूसरे व्यक्ति ने कहा, यह भी हो सकता है, लेकिन शुभ शुभ बोलो। रामदास ने कहा, शुभ शुभ क्या बोलना, जो सच्चाई है वो है। मेरे कहने से कुछ होने लगे तो मैं आज ही प्रधानमंत्री न बन जाऊं? तुम लोग भी वही घटिया सोच। तभी सभी के चहेते चंदू भैया बोल पड़ते हैं, इनके लड़के का तो क्या कहना। पिता ने किस तरह लड़के को पेट काट काट कर पढ़ाया, आज वही शहर जाकर अपने पिता को ही भूल गया। तभी एक मफलर बांधे एक व्यक्ति ने चंदू भैया की बातों का समर्थन करते हुए कहा, हाँ चंदू भैया सही कहते हो। मुझे याद है वह दिन जब इनके घर में खाने को कुछ नहीं हुआ करता था। तब यही कुशवाहा जी जंगल से लकड़ी काट कर लाते थे और दूसरों के खेतों में मजदूरी कर 2 वक्त का खाना भी नहीं जुटा पाते थे। चंदू भैया सभी को हड़काते हुए कहते हैं, अच्छा तुम लोग पंचायत न लगाओ, या नहीं कि अंदर चलकर देखो क्या हुआ है। हाँ हाँ भैया, आप सही कहते हो, चलो चलो। जैसे जैसे गांव के 15-20 लोग कुशवाहा जी के घर के मुहारे की ओर पहुंचते हैं, वैसे वैसे बदबू तेज होने लगती है। अरे इतनी ज्यादा बदबू, पक्का लगता है कुशवाहा जी गुजर गए। और जैसे ही मिट्टी के मकान का किवाड़ खोलते हैं और आंगन से होते हुए कमरे की ओर जाते हैं, कुशवाहा जी रस्सी के सहारे छपरा में लटके झूल रहे होते हैं। अरे राम राम, यह क्या गजब हो गया। जल्दी से पुलिस को सूचना दो। और सभी लोग कुशवाहा जी के कमरे से बाहर को भागते हैं। बाहर निकलकर कुएं के पास कुछ लोग बैठ जाते हैं और कुछ खड़े। तभी मुफलर बांधा हुआ व्यक्ति हाँफते हुए कहता है, लागत है कुशवाहा जी का मरे तो कई दिन हो गया। तभी चंदू भैया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं, यही लिए कहत है, बच्चन का इतना नहीं पढ़ावा कि वो अपने माँ बाप को ही भूल जाएं। साले सब शहर जाकर वहां की चाँद चाँदनी देखकर अपने बूढ़े माँ बाप को भूल जाते हैं। तभी चंदू भैया 20 कदम की दूरी पर अपने मकान की ओर देख, ऐ सुरेशवा, जा हमरा फोन ले आवा, पुलिस का फोन कर दिए। इतने में इधर आसपास गांव में कुशवाहा जी की मौत की खबर आग की तरह फैल जाती है। भैया हमको समझ में नहीं आया, कुशवाहा जी आत्महत्या क्यों किए? अभी कुछ दिन पहले हमसे मिले थे, खुश थे, बोले हमारी बहू मेरे खिलाफ केस कर दी थी, लेकिन हम जीत गए, बस ऑर्डर आना है। बड़े खुश दिख रहे थे उस दिन। चंदू भैया जो बहुत अधिक बड़बोले और 55 वर्षीय उम्र दराज इंसान थे, लेकिन सेहत में काफी तगड़े और रंग सांवला था। इन्हें गांव में सभी लोग अच्छे से जानते हैं। भले चंदू भैया धनवान तो नहीं थे, लेकिन अपनी सेखी और बातों की दबंगई में आगे थे। इसलिए जहां बातें शुरू हो जाती और तेज तेज आवाजें आने लगती, सभी समझ जाते उस मंडली में या महफिल में जरूर चंदू भैया मौजूद हैं। चंदू भैया दबंगई के साथ बोलते हैं, भले केस जीत गए हो, लेकिन जिस उम्र में पिता को बेटे की जरूरत होती है, अगर उस उम्र में अकेला पड़ जाए तो बेचारा अपनी मौत के इंतजार के सिवा क्या करेगा? ऐसे बच्चों को मार देना चाहिए, लेकिन अपना खून है तो बेचारे माँ बाप क्या करें? देखते थे घर पर आए दिन क्लेश बना रहता था। बेटा किस तरह बाप से लड़ता था। फिर एक दिन कुशवाहा जी की बहू रेणुका एक बार जब यहाँ आई थी, तो किस तरह घर से बाहर खड़े होकर कह रही थी, मुझे इस झोपड़पट्टी में नहीं रहना, मैं शहर से आई हूँ, शहर में ही रहूंगी। कुशवाहा जी तो इतने सीधे आदमी मान भी गए और चले गए शहर अपने बच्चों के साथ। इनकी पत्नी राज रानी तो बहुत पहले ही बीमारी के कारण दम तोड़ दी थी। इसमें भी इनके लड़के अनंत ने कोई इलाज नहीं कराया। और फिर जब कुछ माह शहर में रहे तो उसकी बहू ने इतनी यातनाएं दी कि अब क्या कहना। बर्तन मजवाना, ताने देना, घर के न जाने जाने क्या काम। एक दिन बिना बताए गांव वापस लौट आए। हम सबसे बताते थे अपने बेटे और बहू की करतूत।
लेकिन मजाल है कुछ अपने लड़के और बहू को गलत कह दें। बस बेचारे रो दिया करते थे और अपने कुर्ते से आंसुओं को पोंछ लेते थे। सुरेश ने कहा, दादा ये लिए फोन। चंदू भैया मोबाइल में देखते हुए, कहाँ गया दरोगा साहब का नंबर? नंबर नहीं मिलता है। ए सुरेश देख जरा। सुरेश वहां से गायब हो जाता है। तभी चंदू भैया दांत पीसते हुए, ये आजकल के लड़के बड़ों के पास टिकते ही नहीं। रामदास देखो तो दरोगा साहब का नंबर। रामदास नंबर निकाल कॉल लगा कर देते हैं। चंदू भैया, हेलो प्रणाम दरोगा साहब। दरोगा साहब ने कहा, हाँ चंदू जी बताएं, गांव में सब कुशल मंगल तो है? चंदू भैया ने कहा, हाँ सब ठीक ही है, लेकिन हमारे गांव में कुशवाहा जी फांसी लगाकर जान दे दिए हैं। हाँ हाँ वही जिनके लड़के का मामला एक बार आया था। दरोगा ने कहा, हाँ हाँ ठीक है याद आया। चंदू भैया ने कहा, आज उनके घर से बड़ी बदबू आ रही थी तो हम गांव के 15-20 लोग देखे तो देखा रस्सी पर झूल रहे हैं। आप लोगों ने उन्हें उतारा तो नहीं? नहीं दरोगा साहब, बड़ी बदबू थी, अंदर सांस लेना तो दुश्वार था। अच्छा ठीक है हम आते हैं। फोन के काटते ही आसपास बैठे लोग, अरे चंदू भैया हम लोग अंदर गए थे तो कोई समस्या तो नहीं? चंदू भैया बीड़ी जलाते हुए, काहे की समस्या? तुम लोग गजब किए हो, हम हैं तो तुम लोगों को कोई तकलीफ नहीं हो सकत है। तभी कुछ लोग कहते हैं, अरे नहीं भैया आप हैं तो फिर क्या दिक्कत? तभी कुछ देर में दरोगा साहब जीप से आ पहुंचते हैं। चंदू भैया आइए दरोगा साहब, देखिए कितनी बदबू आ रही है। दरोगा साहब सिपाहियों के साथ दरवाजा खोल अंदर जाते हैं। साथ में चंदू भैया, रामदास और 3-4 अन्य लोग भी होते हैं। दरोगा साहब नाक जोरों से कपड़े से दबाते हैं और मुंह बनाते हुए लाश देख, अरे बाप रे, यह तो लागत है धीरे धीरे 1 सप्ताह से ऊपर हो गया है, चलो बाहर। चंदू भैया ने कहा, हाँ दरोगा साहब हम लोग भी काफी दिनों से इन्हें देखे नहीं। दरोगा साहब पंचनामा करा लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देते हैं और सभी बाहर निकल कुएं के पास आकर बैठ जाते हैं। दरोगा साहब अपने 2 सिपाहियों से कहते हैं, जाओ अंदर देखो जाकर कोई सुसाइड नोट है कि नहीं, मैं आ रहा हूँ। इधर दरोगा साहब चंदू भैया से पूछते हैं, क्या वजह रही होगी, क्या लगता है आप लोगों को, लड़का आया था क्या? चंदू भैया ने कहा, हम क्या बताएं, लड़का और बहू तो जमाने से यहाँ नहीं आए, बस लड़के और बहू से बहुत परेशान थे, शायद हो सकता है इसीलिए फांसी लगा लिए हो। दरोगा यह सुन अंदर चले जाते हैं। कुछ देर बाद दरोगा साहब कमरे की अच्छे से तलाशी लेकर बाहर आते हैं और चंदू भैया से कहते हैं, सुनो हम सब लॉक कर दिए हैं, कोई अंदर न जाए, और इनके लड़के का नंबर डायरी में मिला है, उसे खबर दे दी है, बाकी हम थाने जा रहे हैं। चंदू भैया ने कहा, आपको क्या लग रहा है, हत्या है या आत्महत्या? दरोगा साहब ने कहा, अभी तो आत्महत्या की ही पुष्टि हो रही है, बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए फिर देखें क्या मामला है। चंदू भैया ने कहा, हाँ साहब सही कहते हो। आगे पूछते हुए, क्यों साहब, आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आ ही जाएगी? दरोगा साहब जीप में बैठते हुए कहते हैं, हाँ शाम तक, बाकी अगर इनका लड़का आता है तो कह देना थाने आए। इतना बोल दरोगा जी वहां से निकल जाते हैं। इधर चंदू भैया अपने अन्य साथियों की ओर देख कहते हैं, लड़का आए तो हम ना भी हो तो तुम लोग खबर दे देना कि थाने चला जाए। कुएं के पास बैठे सभी लोग हाँ हाँ कह देते हैं। तभी रामदास कहता है, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। आगे रामदास कहते हैं, बताओ जिनके बच्चे पैसे वाले हो वह अपने माँ बाप की सेवा ना करे तो बेकार है ऐसे बच्चों के होने का। इतना बोल रामदास उठ जाते हैं। चंदू भैया की भी आंखों में आंसू आ जाता है और कहते हैं, बताओ कुशवाहा मेरा दोस्त कितना हिम्मती आदमी था, सोचो जब फांसी लगाने जा रहा होगा तो मन में उसके कितनी पीड़ाएं कितने दर्द होंगे। आगे आंसू पोंछ कहते हैं, अगर इसी गम में फांसी लगाई है तो देखना इनके बहू बेटी कभी खुश नहीं रह पाएंगे। इतना बोलते ही चंदू भैया भी उठ जाते हैं और सभी बुराई करते हुए लड़के और बहू की अपने अपने घर की ओर लौट जाते हैं। शाम 7 बजे रामदास और चंदू भैया बाहर बीड़ी पीते हुए कुशवाहा के घर के बाहर बने कुएं पर बैठ जाते हैं, जो करीब घर के दरवाजे से 10 मीटर पर होता है। तभी रामदास कुशवाहा के घर की ओर देख कहते हैं, बहुत कमीना निकला लड़का, बताओ अपने पिता का दाह संस्कार करने तक नहीं आया। चंदू ने कहा, हाँ भाई क्या ही बोलूं ऐसी दुष्ट औलादों को। बताओ, लड़का दरोगा साहब से फोन पर कहता है कि मेरे आने से पिताजी जिंदा तो हो नहीं जाएंगे और दिल्ली जा रहा हूँ मीटिंग में, इसलिए मैं आ नहीं पाऊंगा।
आप दाह संस्कार करा दीजिए, मैं आपके खाते में पैसे भिजवा देता हूँ। रामदास ने कहा, कुकर्मी बेटे ऐसे ही तो होते हैं, और रिपोर्ट में तो सुसाइड आया है। चंदू हवा में धुआं छोड़ते हुए कहते हैं, सब ऊपर वाले का खेल है, सब अच्छा ही रास्ता है। हाँ, आत्महत्या है। भगवान आत्मा को शांति दे। और तुम्हारी बहू के क्या हाल है? अब तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, ठीक है। कल शहर के डॉक्टर को दिखाए तो दवा दी है, आराम है काफी, रामदास ने कहा। चलो सब ठीक रहे। आगे ऊपर आसमान में चांद की ओर देखते हुए चंदू कहते हैं, ठंड बहुत है। अब तो जैसे जैसे उम्र होती जा रही है, शरीर भी काम नहीं करता। हाँ, सही कहा। अभी 2 माह तो ठंड रहेगी ही। जनवरी अब लगी है। तभी हवा का बहाव तेज हो जाता है और रामदास और चंदू अपनी साल को और जोरों से लपेट लेते हैं। रामदास ने कहा, अच्छा मैं चलता हूँ, घर पर बता के भी नहीं आया हूँ, बच्चे परेशान होते होंगे। चंदू ने कहा, अम्मा रुको, अभी चले जाना, ठंड लग रही है क्या? बात ठंड की नहीं है, बहुत देर से निकला हुआ हूँ। अभी 2 घंटे पहले जब शमशान से आया था तो पंडित जी पकड़ लिए, वहाँ भी बहुत देर तक गपशप होती रही। अब उम्र हो रही है तो बच्चे नाराज होते हैं, कहाँ ठंड में घुमा करते हैं। चंदू मुस्कुरा कर बोला, चल ठीक है, जाओ, मैं एक बीड़ी और फूंक लूं, फिर चला जाऊंगा। चंदू भैया अकेले कुएं पर बैठ दूसरी बीड़ी जला फूंकने लगते हैं। तभी हवा और जोरों से चलने लगती है। चंदू भैया बड़बड़ाते हुए, अभी थोड़ी देर रुक, शांत हो जा। तभी 10 कदम की दूरी पर लगे बड़े से नीम के पेड़ से पत्तियों और डालों के टूटने की आवाज आने लगती है। चंदू भैया नीम के पेड़ों की ओर देख मन में कहते हैं, शांत रहो, डराओगे क्या? और फिर चुपचाप नजरें नीचे कर बीड़ी पीने लगते हैं। कुछ ही सेकंड बीतते हैं कि चंदू भैया को कोई पीछे से आवाज देता है, चंदू, चंदू। चंदू भैया ऐसी अजनबी सी आवाज सुन पीछे को मुड़ते हैं तो देखते हैं कोई नहीं है। तभी चंदू भैया सोच में पड़ जाते हैं कि किसने आवाज दी। मन को समझाते हुए कहते हैं, हो सकता है मुझे लगा हो। इतना सोच आगे फिर धुआं छोड़ बीड़ी फेंक देते हैं और उठ जाते हैं। और मन में सोचते हुए, भगवान मेरी बहू को खुश रखो, जब से बेटा गया है बेचारी अपने बच्चे के अलावा किसी से ठीक से बात ही नहीं करती। क्या तकदीर लिखते हो विधाता। यही सब सोचते हुए चंदू भैया अपने घर की ओर चल पड़ते हैं, जो महज 20 मीटर की दूरी पर सामने वाली गली में होता है। घर पहुंच लकड़ी का मोटा सा दरवाजा जिस पर चैन लगी होती है उसको खटकाते हुए, बहू दरवाजा खोलो। कुछ सेकंडों के बाद बहू दरवाजा खोल अंदर जाते हुए कहती है, पापा खाना निकाल दूं? चंदू दरवाजा बंद करते हुए कहते हैं, बहू तुम्हारी तकलीफ को समझ सकता हूँ, लेकिन इस तरह घर में बंद रहना ठीक नहीं। थोड़ा बाहर निकला करो, अगल बगल के लोगों से बतिया लिया करो। दरवाजे से ही लगा बाहर का कमरा चंदू का होता तो बिस्तर पर बैठ आगे कुछ बोलते, तब तक बहू अंदर खाना निकालने चली जाती है। तभी 8 साल का पोता खेलते हुए दादा के पास आकर बैठ जाता है और कागज में बनी आकृति दिखाते हुए कहता है, दादा दादा यह देखिए मैंने क्या बनाया है। चंदू देख कहते हैं, अरे यह तो सेना का जवान है। 8 साल का पोता सूरज कहता है, हाँ दादा, मैं भी बड़ा होकर पापा की तरह आर्मी में जाऊंगा और उन्हें यहाँ लेकर आऊंगा। चंदू की आंखों में आंसू आ जाता है और पोते को सीने से लगाकर अपने मन ही मन में कहते हैं, बेटा अगर आज तू होता तो अपने बेटे को देख, तेरा भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। बेटा बोल, रो देते हैं। सूरज दादा की आंखों में आंसू देख, दादा आप रो क्यों रहे हो? चंदू आंखों से निकले आंसुओं को पोंछ कहते हैं, ऐसे ही निकल पड़े। अच्छा खाना खाया? हाँ, मम्मी ने मुझे कब का खिला दिया, अब मैं सोने जा रहा हूँ। इतने में बहू सुनैना खाना लेकर आ जाती है। चंदू हाथ धुल खाने पर बैठ बहू से कहते हैं, जाओ कल पोते के साथ अपने मायके हो आओ, कुछ दिन वहां रह आओ तो मन बहल जाएगा। बहू पल्लू सर पर चढ़ा कहती है, नहीं क्या करना, अब जीना भी यही है और मरना भी। चंदू हाथ में लिया और रोक कहते हैं, 1000 बार बोला है मरने जीने की बात ना किया करो, तुम्हें समझ नहीं आता? 2 साल होने को हो रहा है, एक जिंदा लाश की तरह जिंदगी जी रही हो। मेरी चिंता मत करो, मैं खाना बनाकर खा सकता हूँ। तुम कल अपने मायके हो आओ, कुछ दिन वहां रहोगी तो अच्छा लगेगा। मैं अभी तुम्हारे भाई से बात करता हूँ। बहू ने कहा, क्या आप मुझे यहाँ से निकालना चाहते हैं? बहू कैसी बात करती हो, मैं तुम्हें बहू कहता हूँ, लेकिन जिस दिन तुम घर आई थी उसी दिन मैंने अपने बेटे की तरह
तुम्हें भी अपना बेटा मान लिया था। मैं इसलिए जाने को कह रहा हूँ, वहाँ रहोगी तो मन बहलेगा और अच्छा भी लगेगा। इस तरह तुम्हारा शांत एक कमरे में रहना मुझे अच्छा नहीं लगता, और फिर यादों के साथ जिंदगी नहीं जी जाती बेटा। बहू उदास मन से कही, ठीक है, भैया को मैं फोन कर देती हूँ। इतना बोल अंदर चली जाती है। चंदू खाना खाकर रजाई और सोने के लिए लेट जाते हैं। रात करीब 2 बजे तेज हवाओं के साथ जोरों से खिड़की खुल जाती है। खिड़की के आपस में लड़ने की आवाज सुन चंदू की आंख खुल जाती है और खिड़की की ओर देख, ये खिड़की कैसे खुली रह गई। फिर उठ खिड़की बंद कर लेट जाते हैं। तभी रजाई ओढ़ते ही किसी के रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। रजाई के अंदर मुंह डाले ही चंदू को यह आवाज सुन आंखें खुली रह जाती है और खुली हुई आंखों के साथ सोचते हुए, ये कौन रो रहा है। तभी फिर आवाज आती है, चंदू मैं रो रहा हूँ। चंदू रजाई से मुंह निकाल पास में लगे स्विच को खोलते हैं, ये लाइट भी। तभी बैटरी जलाते हैं, तब तक आवाज बंद हो चुकी होती है। चंदू सोचते हैं कहीं बहू तो नहीं रो रही, और हाथ में लालटेन लिए बहू के कमरे की ओर पहुंचते हैं। वहां पहुंच दरवाजे से कान लगाते हैं, तभी चंदू के कमरे से रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। चंदू लालटेन लेकर अपने कमरे की ओर तेज कदमों के साथ आते हैं। कौन है, कौन है वहाँ। कमरे में पैर रखते ही आवाज बंद हो चुकी होती है। चंदू को अब डर सताने लगता है और मन में कई डरावने प्रश्नों का जन्म हो चुका होता है। तभी खिड़की के उस पार से तेज हवा के टकराने के साथ एक आवाज आती है, बाहर आओ। चंदू समझ जाता है कि कोई साया है और वह कहता है, कौन हो तुम, यहाँ क्यों आए हो। और इस ठंड में चंदू के माथे से पसीना छूटने लगता है। और फिर आवाज आती है, मैं कुशवाहा तुम्हारा दोस्त हूँ। तुम तो मर चुके हो। हाँ, लेकिन तुम लोगों को मेरी लाश नहीं जलाना चाहिए था। अब मैं भटक रहा हूँ, मुझे न्याय चाहिए। तुम बाहर आओ वरना मुझे अंदर आना पड़ेगा। चंदू बड़ी हिम्मत कर दरवाजा खोलता है और अपने घर में लगे पेड़ की ओर किसी को देखता है। तभी लालटेन की लाइट अपने आप बंद हो जाती है। चंदू लालटेन की ओर देख फिर पेड़ की ओर देखता है। पेड़ की ओर देखते ही चंदू सहम सा जाता है और उसका गला सूखने लगता है। घबराया हुआ चंदू हल्की आवाज में कहता है, कुशवाहा भाई, तुम जिंदा हो। इतना कहकर अपने कदम पीछे को बढ़ा लेता है। कुशवाहा की आत्मा जो सफेद कपड़ों में होती है, वह मुंह घुमाए पेड़ों की ओर देख रहा होता है। तभी कुशवाहा भारी सी आवाज में कहते हैं, मत डरो चंदू भाई, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। चंदू के यह सुनते ही कुछ जान में जान आती है। तभी आगे हिम्मत कर कहता है, इसका मतलब कुएं के पास भी तुम ही थे। यार कुशवाहा, तुम आत्महत्या क्यों किए और तुम भटक क्यों रहे हो। हाँ, आत्महत्या ना करता तो क्या करता, घर में खाने को कुछ नहीं था। मेरा शरीर भी काम नहीं करता था। जो थोड़ा बहुत धन इकट्ठा कर रखा था वह पत्नी के इलाज में लग गया, और जो बचा भी था वो कोर्ट कचहरी में लग गया। मेरे बेटे और बहू को मेरी दशा पर तरस तक ना आई। तुम तो केस जीत गए थे, फिर क्या हुआ। यह सब बोलते हुए चंदू कुशवाहा के कुछ करीब आ जाता है। कुशवाहा चंदू की ओर पलट कर कहता है, चंदू घबराओ नहीं, यहाँ बैठ जाओ। चंदू कुशवाहा का चेहरा देख बैठ जाता है। केस जीत गया था, लेकिन ऐन मौके पर जिस दिन कोर्ट का ऑर्डर आया, ऑर्डर देख मैं दंग रह गया। जिसमें लिखा था मेरा खेत, गांव का यह मकान यहाँ के प्रधान के नाम हो गया है। क्या बात करते हो, ऐसे कैसे हो जाएगा तुम्हारे न चाहते हुए। मेरी बहू ने धोखे से मुझसे साइन करा लिया था, उसी का तो मुकदमा था। क्या बेटे ने कुछ नहीं कहा। कहना क्या था, सब बेटे की चाल थी। वो सोचता था ऐसा करेंगे तो पापा शहर आके रहेंगे और घर के काम करेंगे। तभी कुशवाहा की आंखों से आंसू निकलता है, जिसका रंग खून की तरह लाल होता है और जमीन पर गिरते ही धुआं बन उड़ जाता है। कुशवाहा आगे कहता है, मैं तो सब पहले ही बेच देता, लेकिन सोचा बेटे के यहाँ कुछ दिन रह लूं। क्या पता नौकरी और शहर में रहने की वजह से यहाँ मुझसे मिलने न आ पाता हो। जब गया तो पहले दिन से ही बहू ताने देने लगी, पापा वहाँ मत बैठो, ये काम कर लो, वो काम कर लो, इनके दोस्त आया करे तो यहाँ ना बैठा करो। मैंने इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सोचा मैं गांव का हूँ, ये सब शहर के हैं तो इन्हें समस्या होती होगी।
लेकिन कभी इन लोगों ने यह नहीं सोचा कि एक बूढ़ा व्यक्ति जिसकी पत्नी भी नहीं है अनजान शहर में किससे बात करे। ये लोग भी मुझे समय नहीं देते थे। बस 10x8 के कमरे में पागलों की तरह जीवन बीत रहा था। फिर कुछ दिन बीतने पर बहू और लड़के के व्यवहार में समय के साथ साथ और बदलाव आने लगा। तभी एक दिन बहू दोपहर में बोली, बुढ़ा लेटा रहता है और कोई काम नहीं करता, बस फ्री में रोटी तोड़ा करता है। यह बात सुन मेरे सीने में आग सी लग गई। बुढ़ापे में भी आंसू न रोक सका। बेटा कुछ नहीं बोलता था, चंदू उदास मन से बोला। वो क्या बोलेगा, नालायक। जब लड़का ही गाली देता हो तो बहू से क्या उम्मीद लगाना। पोता भी एक नंबर का दुष्ट, घर में सबको परेशान करता है। इन लोगों ने उसे बहुत शैतान बना रखा है। मुझे अब बस प्रधान बेटे और बहू से बदला लेना है। बेटे और बहू को मुझे अब उनके पिता होने का एहसास कराना है। बदला? अपनों से कौन बदला लेता है? और तुम यहाँ कैसे आ गए? चंदू ने कहा। बच्चे गलत कर सकते हैं तो पिता क्यों नहीं? क्या इसी दिन के लिए पाला पोसा और बड़ा किया था कि एक दिन अपने माता पिता को ही लात मार दो? इतना बोल चुप हो जाते हैं। आगे कहते हैं, जब मैं फांसी पर झूलने लगा तो कुछ ही सेकंडों में मेरी जान निकल गई। मरने के बाद भी यह एहसास होने लगा कि मरने से भी चिंताएं खत्म नहीं होती, बस शरीर साथ छोड़ देता है और रह जाता है एक दिव्य प्रकाश जो किसी को दिखाई नहीं पड़ता। तो तुम मुझे कैसे दिख रहे हो? बेमन मुस्कुराकर कुशवाहा बताता है। अतृप्त इच्छाएं वाली आत्माएं कुछ दिनों तक पृथ्वी पर भटकती रहती हैं। कुछ दिनों में अगर उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो उन्हें इस पृथ्वी लोक से मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हुई थी और मेरे मन में अपने बेटे, बहू और प्रधान के लिए इतनी नफरत है जो मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। और जब तक मेरा बदला पूरा नहीं हो जाता, मैं अपने बेटे बहू को सबक नहीं सिखा लेता और मुझे न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मेरी आत्मा इस धरती पर भटकती रहेगी। और मैंने अपनी अस्थियों को अपने घर में ही मटके में बंद करके रख दिया है। अब बस मुझे बदला लेना है, कुशवाहा ने कहा। कुशवाहा ने कहा, चंदू, तुम मुझे इंसाफ दिलाने में और मेरे बेटे, बहू और प्रधान को सबक सिखाने में मेरी मदद करोगे ना? चंदू ने कहा, अच्छा वकील ने क्या किया और इसमें प्रधान की क्या गलती? कुशवाहा ने कहा, सारा दिमाग तो प्रधान का दिया हुआ है, क्योंकि प्रधान चाहता था उसे मेरी जमीन मिल जाए जो रोड पर है, तो वह उस पर अपार्टमेंट बना सके और घर भी सस्ते दाम पर ले सके। और बात रही वकील साहब की, तो वो मेरे बेटे के हाथों बिक गया और मेरा जीता हुआ केस मुझे हरा दिया। सबको मार दूंगा। चंदू उदास होकर कहता है, अपने बेटे को भी मार दोगे क्या? ऐसा मत करना, जो उसने किया है उसकी सजा ईश्वर देगा। कुशवाहा गुस्से में मुस्कुरा कर कहता है, ऊपर वाला उसके पास इतना काम है, वो किस किस को देखे। न्याय के लिए कोर्ट कचहरी है, लेकिन दुर्भाग्य है कि गरीबों को न्याय नहीं मिल पा रहा। इतना बोल कुशवाहा और आग बबूला हो जाता है। चंदू ने कहा, तो फिर अब तुम क्या करोगे? अब ये तो मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या करूंगा। बस मुझे इतना पता है कि कुछ ऐसा करना है ताकि इन दुष्टों को सजा मिल सके। जब तक मैं जीवित था, पुत्र और बहू के मोह में फंसा था कि मेरा बेटा है और मेरी बहू है, लेकिन अब मैं इस बंधनों से आजाद हूँ। अब केवल मुझे न्याय चाहिए। इतना बोलते बोलते कुशवाहा चंदू के करीब आकर बैठ जाता है और कुछ सोचने लगता है। चंदू रोते हुए, यार कुशवाहा, यकीन ही नहीं हो रहा तुम अब नहीं हो। रो नहीं मेरे भाई, जीवन का कोई पता नहीं कब क्या करवट ले ले। मैंने बहुतों को ऊपर गिड़गिड़ाते और तड़पते देखा है। व्यक्ति के कर्मों की सजा यहाँ ही मिलती है। आगे चंदू आंसू पोंछ, यदि तुम मेरे दोस्त ना होते तो मेरा क्या हाल होता। कितने डरावने से लग रहे हो वैसे तुम। कुशवाहा मुस्कुरा कर और फिर अपनी मुस्कुराहट को रोकते हुए, अच्छा सब बात हटाओ, तुम अपनी बहू का विवाह क्यों नहीं कर देते? अभी उसकी उम्र ही क्या है? हाँ भाई, सोच तो मैं भी रहा हूँ, क्योंकि उस बेचारी की 20 वर्ष की ही उम्र में शादी हो गई थी। आगे इतना बड़ा जीवन कैसे कटेगा उसका? फिर मेरा भी कोई अता पता नहीं कब तक जीवन साथ रहेगा। यदि मैं शादी के लिए उससे कहता हूँ तो वह हमेशा की तरह ना के अलावा कुछ कहेगी ही नहीं। समाज क्या कहेगा, मुझे इन सब चीजों से कोई मतलब ही नहीं। बस मेरा परिवार खुश रहना चाहिए। इसलिए सोच रहा हूँ कि वह किसी से शादी तो करेगी नहीं तो खेत बेच दूं और जो पैसा मिलेगा बहू के नाम पर कर दूं, ताकि वह अपनी और पोते की परवरिश अच्छे से कर सके। कुशवाहा ने कहा, क्यों? बेटे की शहादत पर सरकार ने पैसा दिया होगा ना?
हाँ, लेकिन बहू ने कहा मेरे पति की शहादत का पैसा नहीं लूंगी और मना कर दिया, जबकि मैंने व अन्य सभी परिवार वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह किसी की नहीं सुनी। कुशवाहा ने भावुक होकर कहा, बहुत ही स्वाभिमानी है तुम्हारी बहू, लेकिन स्वाभिमान और अच्छे रास्ते पर चलने वाले लोगों को बहुत तकलीफ मिलती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब उनकी ख्याति, प्रसिद्धि और हर चीज उन्हें खुशी के मार्ग पर भी ले जाती है। अच्छा, यह बताओ, खेत क्या करोगे बेचकर? उससे तो घर का खान पान व जीवन यापन तो अच्छे से हो ही रहा होगा। चंदू ने कहा, बेटे के जाने के बाद से जीवन में अब कोई खुशी बची ही नहीं है। घर में भी वीरानी छाई रहती है। तुम्हें तो पता ही है, तुमसे कोई बात तो छुपी नहीं है। बस घर में पोता है तो लगता भी है घर में कोई रहता है। और रही खेतों से जीवन यापन की बात, तो अकेला क्या क्या करूं? नहीं होता मुझसे अभी इस उम्र में। कुशवाहा कुछ सोचते हुए, मैं तुम्हारी समस्याओं को हल कर दूंगा। ना तुम्हें खेत बेचना पड़ेगा और ना ही तुम्हें परेशान होना पड़ेगा। नीचे नजरें झुकाए चंदू ने कुशवाहा की बात को सुन तुरंत गर्दन उठाकर कहता है, वह कैसे? कुशवाहा ने कहा, बस मैं जैसा जैसा तुमसे कहूंगा तुम्हें वही अब करना होगा। इससे मेरा इंतकाम भी पूरा हो जाएगा और तुम्हारी समस्याओं का समाधान भी। कुशवाहा ने चंदू का डरा हुआ चेहरा देख हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, यार चंदू भाई, तुम मुझसे मत डरो। हल्का मजाकिया अंदाज में, अभी यमराज जी ने मुझे शरीर के बिना भेज दिया तो मैं क्या करूं? इतना बोलते ही दोनों के चेहरों पर मुस्कान आ जाती है। आगे कुशवाहा की आत्मा कहती है, केवल मेरे इस आत्मा रूपी शरीर को कोई एक ही व्यक्ति देख सकता था, तो आज मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर आया, सोचा तुम्हारे अंदर प्रवेश कर सभी से बदला ले लूं। लेकिन अब तुम्हारी सहायता से सबसे बदला लूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें कोई भी तकलीफ में नहीं डाल सकता। चंदू ने कहा, मैं क्या तुम्हारी सहायता करूंगा? और फिर मैं अपनी बहू और पोते पर कोई भी खतरा नहीं लेना चाहता। कुशवाहा ने कहा, यार इसलिए तो मैं तुम्हारे शरीर के अंदर घुस कर उन लोगों से बदला नहीं लिया, वरना मैं तो बदला लेकर चला जाता, फिर जो होता तुम्हारे साथ होता। यही सोचकर तो रुक गया। और तुम्हारी बहू और प्यारा सा पोता क्या मेरे कुछ नहीं लगते? परेशान मत हो, मैं हूं ना, तो फिर किसी को कुछ नहीं हो सकता। चंदू ने कहा, तुम खुद एक आत्मा हो तो किसी से भी बदला ले सकते हो, फिर मुझे क्यों जोखिम में डालोगे? खुद भी तो बदला ले सकते हो। कुशवाहा ने कहा, अच्छा मेरी बात सुनो, फिर जो तुम्हारा निर्णय होगा मुझे कबूल होगा। चंदू ने कहा, बताओ। कुशवाहा की आत्मा बदला लेने के अपने तरीके को चंदू को बताती है और बातें करते करते दोनों सुबह के 4 बजा देते हैं। अंत में चंदू कहता है, योजना तो ठीक है, लेकिन वो लोग मुझसे बदला लेंगे तब क्या? कुशवाहा ने कहा, यार उसके लिए मैं हूं ना, फिर क्यों बार बार वही प्रश्न? तुमने मेरी ताकत नहीं देखी, ये देखो। तभी कुशवाहा पेड़ के अंदर समा जाता है और वह पेड़ फटने लगता है। तभी कुशवाहा की आत्मा उस पेड़ से निकल बाहर आकर चंदू से कहती है, मुझे किसी को मारने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन ईश्वर के नियमों से मैं भी बंधा हूँ। मैं तब तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक वह मेरे कार्य में बाधा नहीं डालता। चंदू ने कहा, ठीक है, मैं सोचकर कल शाम को बताऊंगा, क्योंकि मुझे भी कुछ सोचना होगा। कुशवाहा ने कहा, ठीक है, जैसा भी हो शाम को मेरे घर पर आना। हाँ, अगर तुम्हारी ना भी होगी तो कोई बात नहीं, बस एक बात याद रखना, फायदा इसमें तुम्हारा भी होगा। और इतना बोल कुशवाहा की आत्मा गायब हो जाती है। चंदू अपने कमरे में जाकर लेट जाता है और कुशवाहा की बातों को सोचते हुए कोई भी निर्णय नहीं ले पाता और अगले दिन निर्णय लेने को सोच सो जाता है। अगले दिन चंदू देर से उठता है, तभी पोता दादा को जगाने के लिए आ जाता है। दादा दादा उठो, मामा आ रहे हैं। चंदू उठ तैयार होने चला जाता है और बहू सुनैना के भाई के आने के बाद बहू और पोते सूरज को कुछ दिनों के लिए बहू के भाई से मायके ले जाने को कहता है। खटिया पर बैठा हुआ सुनैना का भाई, चाचा हमारी बहन से कोई गलती हो गई है क्या? चंदू ने कहा, ऐसा मत कहा करो, मुझसे भले कोई गलती हो जाए, लेकिन तुम लोगों से कभी कोई गलती नहीं हो सकती। मैं बस इसलिए चाहता हूँ बहू मायके में कुछ दिन रहेगी तो सभी के साथ इसको अच्छा लगेगा। यहाँ शांत बैठी रहती है, कहीं जाती भी नहीं, काम से फुर्सत होते ही दिन भर पति के बारे में सोचा करती है। कई बार तो मैंने इसे रोने पर डांटा भी है। सुनैना का भाई सुनैना की ओर देख कहता है, क्या बोलूं? फोन पर कभी कभी बात होती है तो भी अपनी तकलीफ नहीं बताती। चंदू ने कहा, बुरा ना मानो तो मेरी इस बात पर विचार करना कि सुनैना के लिए कोई अच्छा व्यक्ति देख विवाह कर दो। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी।
बाकी रही यह संपत्ति तो सब बहू और पोते का ही है, जब चाहे तब लिखवा लेना। सुनैना ने कहा, पापा मैं कई बार कह चुकी हूँ मुझे दूसरा विवाह नहीं करना, तो नहीं करना। ईश्वर ने मेरी किस्मत में जो लिखा है वह मुझे मंजूर है, इसलिए यह सब बार बार कहकर मुझे अपमानित ना करें। इतना बोल सुनैना अंदर रोते हुए चली जाती है। चंदू सुनैना के भाई से कहता है, बेटा अगर यह माने तो ठीक, वरना जिद ना करना और इसे घर ले जाओ, घर पहुंचकर फोन करना। इतना बोल चंदू बाहर निकल जाते हैं। कुछ देर के बाद सुनैना का भाई सूरज और छोटी बहन सुनैना को लेकर घर से बाहर निकलता है। तभी बाहर खड़े चंदू के पास सुनैना बेटे के संग पहुंच कहती है, पापा आप अपना ख्याल रखना, टाइम से खाना खा लीजिएगा। मेरी चिंता छोड़ो, तुम खुश रहो तो मैं भी खुश रहूंगा। और पोते के गालों को चूमते हुए कहते हैं, अपनी नानी के यहाँ खूब मस्ती करना। चंदू सभी को टेम्पो में बैठाकर घर आ जाते हैं और दीवार के सहारे टेक लगाकर कुशवाहा की बातों को सोचते हुए एक निर्णय कर शाम को कुशवाहा के घर पहुंचते हैं। घर के बाहर से छुपते छुपाते दरवाजा खोल कुशवाहा, कुशवाहा कहाँ हो? चंदू इधर उधर देखते हुए आवाज देता है। तभी पुकारते पुकारते चंदू आंगन में पहुंचता है। वहां भी कुशवाहा की आहट ना पाकर चारपाई पर लेट जाता है और कुछ देर तक लेटा रहता है। कुछ समय बाद अंधेरा गहरा होने को हो आता है। खुले आसमान की ओर देख रहा चंदू, कहाँ हो कुशवाहा? धीरे धीरे चंदू को आए 1 घंटा बीतने को हो आता है। तभी चंदू चारपाई से उठ अपने कदम अपने घर की ओर जाने को बढ़ाता है। तभी बाहर से होकर आंगन को आने वाले रास्ते का दरवाजा तेज हवा के झोंके से खुल जाता है और कुशवाहा की आत्मा चंदू के पीछे खड़ी होकर कहती है, चंदू भाई मैं आ गया। चंदू पीछे से आवाज सुन डर जाता है और पीछे मुड़ कहता है, भाई मार दोगे क्या? आगे से आना चाहिए ना। कुशवाहा मुस्कुराते हुए, नहीं भाई तू मेरा भाई है, बस मजाक करने का मन था। चंदू गुस्साते हुए, अबे भाई तुम भी, अच्छा पहले अपने रूप में आओ। और कहाँ थे? कुशवाहा की आत्मा ने कहा, खेतों तक गया था, बहुत मन किया। यार चंदू मेरे खेतों को प्रधान ने अपने कब्जे में ले लिया। इतना बोल कुशवाहा कुर्सी पर बैठ जाता है। तो क्या किया जाए बताओ? पहले ये बताओ तुम मेरा साथ दोगे या नहीं? चंदू ने कहा, हाँ मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन तुम अपने वादे से नहीं मुकरोगे। मैं इंसान नहीं हूँ जो किया वादा तोड़ दूं। तुम्हें कुछ नहीं होगा और जो वादा तुमसे किया है वो भी निभाऊंगा। चंदू ने कहा, तो बताओ फिर क्या करना होगा? अभी तो प्रधान को सबक सिखाना है। आज उसके घर भी गया था, लेकिन मेरे मकान और खेत के जो कागज प्रधान के पास होने चाहिए वो उसके पास नहीं मिले। बहुत ढूंढा, ना जाने कहाँ रखा है उसने। तो फिर तुम एक काम करो, वैसे भी लोग तुम्हें दबंग समझते हैं। अब तुम्हारे पूरी तरह से दबंग बनने का समय आ गया है। चंदू ने कहा, वो कैसे? तुम मेरे मकान और खेत पर कब्जा कर लो। अच्छा ये बताओ बहू और पोता गए? चंदू उदास हो जाता है। बहू और पोते की बात सुनकर, हाँ यार दोनों गए। कुशवाहा ने कहा, तो सुनो, अभी की योजना यह है कि जब तुम मेरे मकान और खेत पर कब्जा करोगे तो प्रधान विरोध करेगा और अपनी दबंगई भी दिखाएगा। इसलिए मैं अब से हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जब भी तुम पर कोई संकट आएगा मैं तुम्हारे अंदर प्रवेश कर इन सबको सबक सिखाऊंगा। और इस मकान और खेत के कागज, जब तुमसे कल कागज दिखाने को कहेगा तो तुम कहना वह दिखाए, और जब वह लेने जाएगा तो मैं उन कागजों को गायब कर दूंगा। चंदू ने कहा, ठीक है, लेकिन भाई तुम मेरे अंदर प्रवेश ना करना। मुझे पता भी नहीं चलेगा मैं क्या कर रहा हूँ। कहीं तुमने किसी की जान ले ली तो मुझे तो जेल हो जाएगी। ठीक है, जब तुम कहना तभी। अब आज से तुम यहीं रहो और कल तक प्रधान को खबर हो जाएगी। चंदू सोचता है, मैंने तो अपना जीवन जी लिया, अगर मर भी गया तो बहू और पोते के लिए कुछ कर ही जाऊंगा। यही सब सोचते हुए जोश में कहता है, ठीक है कुशवाहा। और दोनों अन्य बातों और आगे की योजना में पड़ जाते हैं। तभी रात 8:30 बजे कुशवाहा ने कहा चंदू से, भूख लग रही होगी तुमको? हाँ भाई भूख ही तो है जो समय से आ जाती है, वरना कोई पूछने भी नहीं आता। कुशवाहा कुर्सी से उठ अदृश्य होते हुए कहता है, अच्छा पहेली मत बनाओ, मैं अभी आया। कहाँ कहाँ चल दिए? तब तक आत्मा गायब हो चुकी थी। आगे चंदू कहता है, ये भी ना जाने अब कहाँ चला गया। तभी चंदू उठ अपने लेटने का प्रबंध करते हुए धूल चढ़े बिस्तरों को झाड़ते हुए, ये इस कुशवाहा के यहाँ और क्या मिल ही सकता है, इतना बोल खटिया पर बिस्तर बिछा लेट जाता है।
कुछ देर बाद कुशवाहा आ जाता है। उठो चंदू भाई, देखो मैं क्या लाया हूँ, उठो। चंदू नींद में, भाई अब कल बात करेंगे, सोने दो। अबे खाना लेकर आया हूँ, उठ जा भाई। खाना का नाम लेते ही चंदू उठ जाता है और खाने की ओर देखकर, अबे भाई तू कहाँ से ले आया? प्रधान के घर से। चंदू पन्नी खोल, वह पनीर तुम गजब हो भाई, लो तुम भी खा लो। कुशवाहा उदास हो जाता है, नहीं भाई मैं अब जिंदा कहाँ रहा। चंदू खाना छोड़, सॉरी यार। चुपचाप खाओ, मैं दुखी नहीं हुआ, कुशवाहा मुस्कुरा कर कहता है। चंदू कुशवाहा को हंसता हुआ देख खाने पर टूट पड़ता है। प्रधान को चंदू के बारे में पता चल जाता है और सुबह अपने 4 कार्यकर्ताओं के साथ कुशवाहा के घर पहुंचते हैं। इधर चंदू भी दूसरे गांव से 10 आदमी बुला चुका होता है। प्रधान दरवाजा खटखटाते हुए, चंदू चंदू बाहर निकल। चंदू अपने 10 साथियों के साथ बाहर आता है और कुशवाहा कुएं के पास सीढ़ियों पर बैठा होता है। प्रधान गुस्साते हुए आक्रामकता के साथ, ये घर मेरा है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, निकलो यहाँ से। चंदू ने कहा, यह घर मेरा है, आप यहाँ से निकलिए, और यह घर आपका है तो उसका प्रूफ दिखाओ, कोई कागज तो होगा ना, वरना चलते बनो। चंदू ने कहा। प्रधान चिल्लाते हुए कहता है, तू साला मुझसे बहस करेगा, तेरी यह औकात है? इधर जीने पर बैठा कुशवाहा तुरंत प्रधान की पैंट खोल देता है। प्रधान जी जल्दी से पैंट संभालते हैं, बाकी अन्य हंस पड़ते हैं। तभी प्रधान अपने एक साथी से कहते हैं, जाओ घर से पहले कागज ले आओ, ना मिले तो भाभी को पता है। प्रधान के साथ आया हुआ वह व्यक्ति घर पर कागज लेने चला जाता है। कुशवाहा भी उसके साथ पीछे पीछे चल देता है और जैसे ही प्रधान के उस सेवक को कागज मिल जाता है, वैसे ही कुशवाहा की आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। कुशवाहा की आत्मा के प्रवेश करते ही उस व्यक्ति का दिमाग काम करना बंद कर देता है और वह व्यक्ति उस आत्मा के वश में हो जाता है और आत्मा उस कागज को उससे रास्ते में फाड़ कर फिकवा देती है और कुशवाहा की आत्मा उस स्थान पर पहुंच उस व्यक्ति में से निकल जाती है। निकलते ही वह व्यक्ति रमेश सकबक रह जाता है। रमेश पन्नी से कागज निकाल, इस चंदू को दो, मैं इसे एक पल के लिए भी यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता, प्रधान कहता है। रमेश पन्नी खोलते ही परेशान होते हुए पन्नी के अंदर कागज ढूंढने लगता है, जिसमें कुछ होता ही नहीं है। कागज निकालो, क्या कर रहे हो, प्रधान ने कहा। प्रधान जी, मैंने कागज अपने हाथों से इसमें डाला था, लेकिन इसमें कुछ है ही नहीं। प्रधान खुद देखने लगता है, लेकिन पन्नी खाली। तभी प्रधान जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहता है, साले चूतिया, नशे में था जो गिरा आया, जा देख कहाँ गिरा के आया है, नहीं तो मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। रमेश कागज ढूंढने के लिए वापस भागता है। इधर कुएं पर बैठा चंदू, प्रधान जी आप भी जाओ, अब कागज नहीं मिलेगा। तभी प्रधान गुस्साते हुए, तुम ये चमचे लेकर मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। अच्छा प्रधान जी, कितने का खेत और मकान खरीदा था, चंदू ने कहा। तुम होते कौन हो जो मैं तुम्हें बताऊं? चंदू ने कहा, फर्जी कागज से गरीब इंसान का मकान और खेत कब्जा लिया। कुशवाहा का लड़का तो रोएगा और तुम भी। अभी भी समय है, वरना तड़प तड़प के मरोगे, कोई पूछने भी नहीं आएगा। सारे कर्मों की सजा यही मिलेगी, गुनाह कबूल कर लो। अब रुक, पुलिस ही तुम्हें बताएगी। इतना बोल प्रधान पुलिस को फोन लगा देता है। चंदू यह सुनकर डर जाता है। तभी बगल में बैठा कुशवाहा कहता है, अब तुम देखो मेरा कमाल। कुशवाहा प्रधान के अंदर प्रवेश कर जाता है। हेलो, प्रधान बोल रहा हूँ। हाँ प्रधान जी बोलिए, आप कहाँ हैं? कुशवाहा जी के घर पर आ सकते हैं, जिसने अभी आत्महत्या की थी। हाँ मैं आपके गांव के पास ही हूँ, आता हूँ। चंदू सोच में डूबा, अब ये कुशवाहा क्या करना चाहता है। कुछ देर में पुलिस आ जाती है। इधर भीड़ भी इकट्ठी हो जाती है। दरोगा गाड़ी से उतरते ही भीड़ को हटाते हुए, हटो हटो, चलो सब लोग यहाँ से। हाँ प्रधान जी बताइए। मैं अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। कुशवाहा की मौत का जिम्मेदार मैं भी हूँ। मैंने और कुशवाहा के लड़के ने मिलकर योजनाबद्ध तरीके से मकान और खेत के फर्जी कागज बनवाए और फिर मैंने कुशवाहा के लड़के से सब कुछ क्रय कर लिया। चंदू प्रधान के मुंह से यह सब बात सुन समझ जाता है कि कुशवाहा की आत्मा यह सब करा रही है। प्रधान जी, आप अपने होशो हवास में हैं और बिना किसी दबाव के कह रहे हैं, दरोगा ने कहा। प्रधान ने कहा, मुझसे कोई जोर जबरदस्ती क्यों करेगा, मैं तो बस अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। ठीक है, फिर आपको थाने चलना होगा। तभी प्रधान का दूसरा सेवक प्रधान के पास आता है और कहता है, प्रधान जी आप क्या कह रहे हैं, होश में आइए, क्या हुआ है आपको? मेरी आज आंख खुल गई है, मैं वही कह रहा हूँ और वही कर रहा हूँ जो मुझे पहले करना चाहिए था।
मैंने गलत किया है तो मुझे भी सजा मिलनी चाहिए। इतना बोलते ही पुलिस वाले प्रधान को जीप में बैठाकर थाने ले जाते हैं। प्रधान के बयान के हिसाब से पुलिस की एक टीम कुशवाहा के बेटे अनंत को पकड़ने चली जाती है। कुशवाहा का बेटा अनंत अपने घर पर मौजूद होता है, जिसे समस्त घटना के बारे में बताकर कि आप लोगों ने फर्जी तरीके से किस तरह कागजात तैयार किए और कोर्ट को भी गुमराह किया है, साथ ही अपने पिता को विवश किया आत्महत्या के लिए। आपके खिलाफ हमारे थाने में केस दर्ज किया जा चुका है, इसलिए हमें आपको गिरफ्तार कर थाने ले जाना होगा। और पुलिस अनंत को गिरफ्तार कर थाने ले आती है। सभी के थाने पहुंचते ही अनंत पुलिस वालों से बता रहा होता है, सर मैंने कोई भी फर्जी तरीके से कागज तैयार नहीं किए हैं। यह कोर्ट का आर्डर है, जिसमें कोर्ट ने साफ कहा है कि उक्त गांव का मकान और खेत प्रधान को बेच दिया गया है, जिस पर मेरे पिताजी के साइन थे। फिर आप ही बताइए कैसे मैंने गलत कागज तैयार किए। प्रधान मुस्कुराते हुए कहता है, आनंद झूठ मत बोलो, साफ साफ बता दो, मैंने अपने गुनाह कबूल कर लिए हैं। किस तरह उस वकील की मदद से हम लोगों ने फर्जी कागज तैयार किए थे और तुमने ही अपने पिता के साइन बनाकर पैसों के लालच में तुमने मुझे जमीन और खेत सस्ते दामों पर बेच दिया था। अनंत प्रधान को इशारा करता रहता है, क्या हो गया है आपको जो ऐसी बातें कर रहे हो। प्रधान ने कहा, कितना झूठ बोलोगे, कम से कम अपने स्वर्गवासी पिता को सोचकर ही सच बोल दो। वह देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे तुम्हारे बारे में। तभी प्रधान पुलिस वाले से कहता है, मुझे लॉकअप में बंद कर दो। दरोगा ने कहा, अरे नहीं ठीक है, आप बाहर बैठिए। नहीं, आप मुझे अंदर बंद कर दीजिए, जो नियम सभी के लिए है वह मेरे लिए भी होना चाहिए। पुलिस वाले लॉकअप में प्रधान को बंद कर देते हैं। उसी के थोड़ी देर बाद कुशवाहा की आत्मा बाहर निकल आती है और प्रधान पूरी तरह सो जाता है। तभी इधर कुशवाहा की आत्मा प्रधान के अंदर से निकलकर इंस्पेक्टर के अंदर चली जाती है। तभी इंस्पेक्टर कहता है, अनंत सही सही बता दो, वरना पुलिस की मार से तुम अभी अनजान हो, बहुत दर्द होगा। लेकिन अनंत बस एक ही बात दोहराता है, मुझे फर्जी फंसाया जा रहा है। तभी पुलिस वाला अनंत का हाथ पकड़ कमरे में ले जाता है और बेल्ट से पीटना शुरू कर देता है। इंस्पेक्टर कहे या कुशवाहा, जिसकी मार अनंत को बोलने पर मजबूर कर देती है। तभी अनंत गिड़गिड़ाते हुए कहता है, हाँ मैंने गलत तरीके से कागज बनवाए थे और अपने पिता से कपट पूर्वक या धोखे से साइन कराया था। प्लीज इंस्पेक्टर साहब मुझे छोड़ दीजिए, आपको जितना रुपया चाहिए मैं दे दूंगा। इंस्पेक्टर अनंत पर साधारण सा हंसते हुए, और कितना गिरोगे तुम, पहले ही कितना गिर चुके हो। तुम्हें पता भी है तुम्हारे पिता ने तुम लोगों की वजह से ही जान दे दी। दुष्ट तुम लोगों से अपने माता पिता की सेवा भी नहीं की जाती। इंस्पेक्टर साहब आप क्यों भावुक हो रहे हैं, अब तो वो इस दुनिया में है ही नहीं। और एक बात आप भी जान लीजिए, मेरे पास कोर्ट का ऑर्डर है, आप कैसे उसे प्रमाणित करेंगे, जबकि कोर्ट ने खुद कहा है कि साइन व कागज सही है। प्लीज बात को समझिए और इस मामले को यहीं से रफा दफा कर दीजिए, अनंत ने कहा। यह सुन इंस्पेक्टर के अंदर कुशवाहा की आत्मा और ज्यादा गुस्से से भर जाती है। तभी अनंत के बेहद करीब आकर इंस्पेक्टर चिल्लाते हुए, तुम्हें अपने पिता का दर्द नहीं दिखा। यह बोलते हुए अनंत की आंखों में देखता है और अनंत जैसे ही इंस्पेक्टर की खून जैसी लाल आंखों में देखता है, उसे अपने पिता की छवि दिखती है, जिसे देख तुरंत डरते हुए पीछे हड़बड़ा जाता है। तभी कुशवाहा की आधी आत्मा इंस्पेक्टर के शरीर से बाहर आकर अंदर चली जाती है। यह देख डरे हुए अनंत की आंखें फटी रह जाती है और मुंह से बस इतना ही निकलता है, पापा। यह सुन कुशवाहा अपने गुस्से को शांत कर पिस्टल निकाल लेता है और आगे इंस्पेक्टर कहता है, अनंत मैं इस इंस्पेक्टर के शरीर में आ गया हूँ, तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया है उसकी तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। अपनी ओर पिस्टल देख और इंस्पेक्टर की बात सुन अनंत थरथराते हुए हाथ जोड़ जान की भीख मांगते हुए कहता है, मुझे कुछ मत करना पापा, आप आत्मा बन गए हो, मुझे माफ कर दो। कुशवाहा की आत्मा, नालायक मैं माफ करने नहीं आया हूँ, बस अगर तुमने मेरी दो बातें नहीं मानी तो मैं तुम्हारी जान लेने में देर नहीं लगेगी। क्योंकि पिता और पुत्र का संबंध उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन मैंने फांसी लगाकर जान दी थी। मैं भूला कुछ भी नहीं हूँ। किस तरह तुमने और बहू ने अपमानित किया, ताने गाली, घर के काम कराए, क्या मिला तुमको। माता पिता अपने बेटे से एक उम्मीद रखते हैं कि वह बुढ़ापे का सहारा बनेगा। उस उम्र में बीमार होंगे, चला नहीं जाएगा तो देखभाल करेंगे, अपने हाथों से एक गिलास पानी देंगे। तुमने यही सोचकर हम पर एहसान कर दिया होता कि मेरे माता पिता ने मुझे बचपन में कैसे पाला होगा।
तेरे बचपन में रोने पर तेरी माँ सारा काम छोड़कर तुझे चुप कराने में लग जाती थी। और तुमने अपनी माँ के लिए क्या किया? तुमसे मिलने के लिए तड़पती रही और बीमारी ने उसकी जान ले ली। अनंत रोते हुए घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है, माफ कर दीजिए, अपनी पत्नी और बेटे के सिवा कुछ सोचा ही नहीं। इतना बोल दोनों हाथों से चेहरे को छुपाए रोते फफकते हुए जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाता है। कुशवाहा चाहता तो है कि वो अपने बेटे को संभाल ले, लेकिन अपने मन को कठोर बनाते हुए कहता है, अब बहुत देर हो चुकी हो, अब तुम्हें होश आया भी तो जब चिड़िया चुन गई खेत। आगे कुशवाहा खुद को कठोर बनाते हुए, इन आंसुओं से तुम मेरे इरादे को बदल नहीं सकते। उठो, और अगर जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ गांव का घर और खेत चंदू के नाम करना होगा और खुद को तुम्हें कानून के हवाले भी करना होगा। कोर्ट को बताना तुमने अपने पिता को मरने के लिए मजबूर किया। पापा, आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं आपका बेटा हूँ, कोई भी पिता अपने बेटे की जान नहीं लेता, अनंत ने कहा। कुशवाहा जोर से हंसते हुए, बेटा पिता को मरने पर मजबूर कर सकता है तो एक पिता समाज और खुद को न्याय दिलाने के लिए यह भी नहीं कर सकता? अनंत रोते हुए इंस्पेक्टर के पैर पकड़ लेता है। पापा, माफ कर दीजिए मुझे। अच्छा ठीक है, मैं चंदू को सब कुछ दे दूंगा, लेकिन जेल वाली शर्त हटा लीजिए। आपकी बहू और पोते का क्या होगा? कुशवाहा ने कहा, बहू ने भी जो किया है वह भुगतेगी, और रही पोते की बात तो उसकी माँ उसको संभाल लेगी। इसलिए केवल तुम्हें जेल जाने को बोल रहा हूँ, बहू को नहीं। जब तुम जेल में होगे तो वह तुम्हारे लिए तड़पेगी, जैसे मैं और तुम्हारी माँ तुम्हें देखने और मिलने के लिए तड़पते थे। तब मुझे न्याय मिलेगा और मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। अनंत आंसू पोंछ खड़ा हो जाता है और कहता है, ठीक है, मैं अपने गुनाह कबूल करता हूँ, क्योंकि आपकी आत्मा की शांति के लिए करना होगा। आप इंस्पेक्टर का शरीर छोड़ दो, मैं बयान दे देता हूँ। कुशवाहा अपने मन में, बेटा, काश यह ज्ञान तुमको पहले आ गया होता तो आज तुम्हें जेल न जाना पड़ता। मैं तो दूसरे जन्म में चला जाऊंगा, लेकिन तुम जिंदगी भर मुझे याद करोगे। यही सब सोचते हुए कुशवाहा पुलिस वाले का शरीर छोड़ देता है। तभी पुलिस वाला खुद को कमरे में देख सोचता है, मैं यहाँ कैसे? तभी उसे याद आता है, वो अनंत से बोलता है, अपने पिता के जिंदा में ही तुमने फर्जी दस्तखत कर संपत्ति बेच दी। और इतना बोल हाथ में ली बेल्ट इंस्पेक्टर अनंत पर मारने के लिए तान देता है। वैसे ही अनंत कहता है, मैं अपने सारे गुनाह कबूल कर रहा हूँ। और पुलिस वाला अनंत को लेकर ऑफिस में आते हैं। इधर प्रधान को होश आ चुका होता है और वह बार बार कह रहा होता है, मुझे क्यों यहाँ लेकर आए हो? तभी इंस्पेक्टर प्रधान से कहता है, आपने ही तो कबूल किया था तो लेकर आए हैं। तभी कुशवाहा की आत्मा प्रधान के अंदर चली जाती है और प्रधान सर पर हाथ रख कहता है, हाँ हाँ, मैंने गलत किया था। अनंत अकेले में प्रधान से कहता है, वकील का क्या होगा अब? प्रधान कहता है, अब मैं उससे ही बदला लेने जा रहा हूँ। तभी पुलिस वाले प्रधान और अनंत का बयान लिख दोनों को हथकड़ी लगा जेल ले जाते हैं। साइन हो जाने के बाद कुशवाहा प्रधान का शरीर छोड़ देता है और बाहर आ जाता है। चंदू कहता है, माफ कर दो अपने बेटे को। कुशवाहा की आंखें मानो ऐसी लग रही हो जैसे कोई बहुत रोना चाह रहा हो। तभी कहता है, अगर यह मेरा बेटा ना होता और यदि कोई और होता तब भी तो मैं यही करता। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ वकील साहब से बदला लेने, और आज से मेरा खेत और घर तुम्हारा है, और अपने पोते को भी सेना में भेजना। चंदू जब तक कुशवाहा से कुछ कहता है तब तक आत्मा वहां से गायब हो चुकी होती है। वकील साहब अपने कमरे में होते हैं, तभी बाहर से एक धीमी सी दर्द के साथ आवाज आती है। इस अजनबी सी दर्द भरी आवाज सुन खान साहब सोच में पड़ जाते हैं, कौन हो सकता है? और कमरे से बाहर आ बड़े से हॉल में झांकते हुए, कौन? कोई दिखता नहीं, आजकल मेरे कान भी। तभी अपनी बेगम को आवाज दे, कहाँ हो? खाना लगा दो, काफी थका हूँ, थोड़ी देर में सो जाऊंगा। फिर पत्नी, किचन से आप कमरे में चलिए, बस थोड़ी देर में आती हूँ लेकर। खान साहब अपने कमरे में चले जाते हैं और एक कानून की किताब को उठाकर बिस्तर पर पढ़ते हुए लेट जाते हैं। कुछ देर में कमरे का दरवाजा अचानक अपने आप जोर से बंद हो जाता है। खान साहब दरवाजे के जोर से बंद होने के डर जाते हैं और पंखा वैसे ही चलने लगता है। खान साहब मन में सोचते हैं, या अल्लाह, ये क्या है? डरे हुए से खान साहब बिस्तर पर उठ बैठते हैं और आगे सोचते हुए, वैसे ही कान के बगल से एक डरावनी सी आवाज निकलती है, कानून में किसी को धोखा देने पर क्या सजा है?
यह सुन तुरंत खान साहब का दिमाग काम करना बंद कर देता है और किताब छोड़ अपने पीछे देखते हुए बिस्तर से उठ खड़े होते हैं। कौन है, कौन है करते हुए धड़कनों को संभाल माथे के पसीनों को पोंछने लगते हैं। तभी कमरे की लाइट बंद हो जाती है। खान साहब तुरंत कमरे से बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा खुलता नहीं, मानो कोई बाहर से बंद किए हो। तभी खान साहब जोरों से आवाज देते हैं, खोलो खोलो। तभी कमरे से किसी के जोर से हंसने की आवाज आती है। खान साहब दरवाजे की कुंडी को जोर से पकड़े हुए डरा हुआ सा चेहरा लिए इधर उधर देखते हुए, कौन कौन हो, बोलते क्यों नहीं, सामने आओ, तुम्हें अल्लाह का वास्ता, मेरी जान निकल जाएगी। हंसते हुए, डर गए क्या, मुझे पहचानो, मैं कौन हूँ। दरवाजा खुलता न देख खान साहब इधर उधर देखते हुए कहते हैं, मैं नहीं जानता तुम्हें, सामने आओ, कौन हो तुम। मैं कुशवाहा, जिसका जीता हुआ मुकदमा तुमने रुपयों के लालच में हरवा दिया। मैंने तो तुम्हें अपनी मेहनत की कमाई का वो पैसा दिया जो बुढ़ापे के सहारे के लिए रखा था, लेकिन तुमने, वैसे कितना पैसा दिया था तुमको मेरे बेटे ने। वकील साहब यह सुनते ही सोच में पड़ जाता है और रोते हुए जमीन पर घुटनों के बल बैठ कहता है, मुझे माफ कर दो भाई, मुझसे गलती हो गई, रुपयों के लालच में अंधा हो गया था। तुम ले लो रुपए और मैं तुम्हारा केस फ्री में लड़ूंगा और तुम्हें न्याय भी दिलवाऊंगा। कुशवाहा हंसते हुए, तुम मुझे न्याय दिलाओगे? वाह, वो तो तुम अब नहीं कर सकते, मैं अब जिंदा जो नहीं रहा, अब तुम्हें भी मरना होगा। वकील साहब, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। वकील ने कहा, आत्माएं माफ नहीं करती किसी को, बस न्याय चाहती हैं, और मुझे न्याय तब भी मिलेगा जब तुम भी अपना शरीर छोड़ दोगे। डरा हुआ खान सूख रहे गले को मुंह की लार का घूंट पीते हुए, मत मारना मुझे, मेरा परिवार है, मेरे बच्चों का क्या होगा, सब बर्बाद हो जाएगा। वाह, मेरे जीवन का क्या जो मुझे तुम लोगों के कारण छोड़ना पड़ा। आगे सोचते हुए, ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। यह सुन झट से खान खड़ा हो जाता है और कहता है, बताओ, मैं करूंगा, बस मारना मत मुझे। तब फिर एक कागज में लिखो, मैं दानिश खान अपने क्लाइंट रामनाथ कुशवाहा के साथ छल किया, पैसों के लालच में कुशवाहा को मुकदमा हरवाने की पूरी कोशिश की, और जो कागज मुझे कोर्ट में देने थे मैंने नहीं दिया, जिसकी वजह से कुशवाहा केस हार गया। और आगे कुशवाहा अपने बेटे से भी काफी परेशान था और मेरे इस कृत्य से वो और ज्यादा दुखी हुआ। उसकी आत्महत्या का कारण कहीं न कहीं मैं भी हूँ। आज मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह के घर जाऊंगा तो क्या शक्ल दिखाऊंगा, इसलिए अपनी गलती को मान पुलिस के सामने खुद को सरेंडर कर रहा हूँ। खान कुछ सोचते हुए कुशवाहा द्वारा बताई सारी बातों को कागज में लिख देता है और अंत में साइन कर बेड पर रख देता है। आगे खान कहता है, भाई मैंने सब कुछ कर दिया, अब मुझे मत मारना। कुशवाहा ने कहा, हाँ, लेकिन पुलिस को तो फोन करो। तभी खान हाँ कर डेस्क की ओर मुड़ जाता है। तभी रुक कुछ सोच कहता है, तुम सामने तो आओ अपने रूप में। कुशवाहा अपने रूप में सफेद से चमक रहे कपड़ों में आ जाता है। तभी खान उसे देख डेस्क पर पहुंच अपनी बंदूक निकाल लेता है और कुशवाहा से कहते हुए, तुमने मुझे चूतिया समझा था, इतना बोल 3 बार लगातार गोली चला देते हैं। तभी बंदूक से तीनों निकली गोली कुशवाहा के आर पार से निकल जाती है। उन्हीं में से कोई एक गोली दीवार से लड़ खान साहब के माथे पर जा लगती है और लगते ही बड़ा सा मुंह वो फटी आंखों के साथ खान साहब अंतिम समय में या अल्लाह भी नहीं बोल लेट और जमीन पर गिर जाते हैं। तभी कुशवाहा नजदीक पहुंच मुस्कुराते हुए, बेवकूफ, आत्मा को भी कोई मार सकता है क्या? और मृत देख कुशवाहा की आत्मा वहां से निकल चंदू से मिलने चली जाती है। इधर चंदू अपने घर पर मटके से निकाल पानी गिलास से पी रहा होता है। तभी लाइट चली जाती है। चंदू ने कहा, ये लाइट भी, देश को आजाद हुए इतने दशक हो गए और ये लाइट 18 घंटे तो क्या 14 घंटे भी नहीं आती। इतना बोलते हुए चंदू पानी का गिलास रख दिया जलाने लगता है। तभी जैसे ही चंदू दिया को जलाता है वैसे ही रोशनी होने पर कुशवाहा सामने देख डर जाता है और तेज धड़कनों के साथ कहता है, तुम भी कुशवाहा ना, जान लेके ही मानोगे मेरा। हंसते हुए कुशवाहा, अरे तुम्हें कौन मार सकता है? चंदू ने कहा, अच्छा, और वकील का क्या हुआ? चलो अंदर कमरे में। और चलते हुए वकील तो खुद ही मर गया। वो कैसे? कुशवाहा चंदू को पूरी घटना बताने लगता है। अब तो तुम्हारी आत्मा को शांति मिल गई, समाज क्या कहेगा, बाप ने बेटे को जेल भिजवा दिया। अंत में चंदू ने दुखी भाव से कहा,
कुशवाहा के कुछ न बोलने पर चंदू आगे कहता है, वैसे तुम्हारे बेटे को अपने किए का पछतावा था, माफ भी कर सकते थे। तभी कुशवाहा आग बबूला हो जाता है और गुस्से में, मैं तुम्हारे साथ गलत करूं, फिर जब बदला लूं तो बोलो मुझे पछतावा हो रहा है। गलत करने से पहले नहीं सोचा था क्या होगा। और किस समाज की बात कर रहे हो जहां आधे जाहिल रहते हैं? भीड़ किसी को मार रही हो तो सब मारने लगते हैं बिना जाने क्या मामला है। समाज है क्या और किसने इनको अधिकार दिया ये हमें कुछ कह सके या हमारी निजी जिंदगी में कोई हस्तक्षेप कर सके? जब मैं भूखा था, मेरा बेटा और बहू मेरे साथ गलत कर रहे थे तो किस समाज के लोग आए थे? क्या किसी ने इन्हें धुतकारा? कोई भी मेरी भूख मिटाने आया? कोई नहीं। हाँ, लेकिन लोगों ने इस पर गपशप बहुत की होगी। समाज माने झंड समझे, हमें वो करना चाहिए जो न्याय की दृष्टि से सही हो। राजा भगवान चाहे जितने अच्छे हो, गालियां मिलती ही है। इस दुनिया में कोई भी चीज 100% सत्य नहीं है और मैंने जो किया है वह एकदम ठीक किया। अब मुझे न्याय मिल गया है। रही बात मेरी आत्मा की शांति की तो वो तो नहीं। चंदू कुशवाहा के दर्द और भावुकता भरी बात सुन कहता है, सॉरी दोस्त, माफ करना। और मैं तुम्हारे मन की कुंठा को समझता हूँ। माँ बाप बच्चों के लिए क्या नहीं करते। माँ पेट में रखती है और उसे जीवन देने के लिए कितने कष्टों को सहती है। एक पिता अच्छी परवरिश के लिए मेहनत करता है, अगर गरीब है तो भी सोचता है कि वो कैसे बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाए। जो वह खुद न कर सका उनमें ढूंढता है। लेकिन जब बच्चे उस लायक हो जाएं तो ऐसा घिनौना कृत्य जो तुम्हारे साथ किया गया, क्या बीतती होगी समझ सकता हूँ। नाराज मत हो मुझसे। अच्छा यह बताओ, तुम्हारी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? कुशवाहा ने कहा, तुम्हें मेरे घर चलना होगा। वहाँ कलश में मेरी अस्थियां रखी हैं, उन्हें गंगा में विसर्जित कर दो, मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। यह काम तो बेटे का है। नहीं, तुम कर दो, क्योंकि अब किसी को देखना नहीं चाहता। चंदू कुछ सोच कर कहता है, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोलो। तुम्हारी अस्थियों का विसर्जन तुम्हारा पोता करेगा। वचन से बंधा हुआ कुशवाहा कहता है, ठीक है, और अब घर व खेत तुम्हारा है और तुम ही नहीं बल्कि तुम्हारा पोता भी मालिक है। चंदू मुस्कुरा कर बोलता है, ठीक है। अगले दिन कुशवाहा की अस्थियों को लेकर वह शहर पहुंचता है और कुशवाहा की बहू रेणुका से मिलता है। जी, आप कौन? मैं मुक्तेश्वर गांव से आया हूँ कुशवाहा जी की अस्थियों को लेकर। मैं चंदू। मैं क्या करूँ इन अस्थियों का? आगे भावुक होकर, मेरे पति तो जेल में है, आप पैसे ले लो, विसर्जित कर दो। पास में खड़ा कुशवाहा चंदू से कहता है, क्यों बेइज्जती करवाओगे? चलो तुम ही डाल दो यार। चंदू रेणुका से कहता है, इस तरह मत कीजिए, पैसे से ही सब कुछ नहीं मिलता। वो आपके ससुर थे और उनका सम्मान तो आपके पति से पहले होना चाहिए। भले अनंत नहीं है यहाँ, पोता तो है, वो कर सकता है। नहीं, वो नहीं छुएगा ऐसे लोगों की अस्थियां जिन्होंने हमारे ऊपर मुकदमा किया हो। चंदू ने कहा, बेइज्जती अब क्या कर रही हो जब वह इस दुनिया में है ही नहीं। फिर कौन गलत था कौन अच्छा, अब वह समय भी नहीं है। अस्थियों का विसर्जन पोते के हाथ से हो जाएगा तो कुशवाहा की आत्मा को शांति मिल जाएगी। नहीं भी होगा तो भी शांति मिल ही जाएगी। बस अगर वह कहीं होगा या देख रहा होगा तो उसे यह देख अच्छा लगेगा। रेणुका ने कहा, ठीक है। यह सर दर्द खत्म हो जल्दी, बड़बड़ाते हुए अंदर को जाती है और कुछ देर में रेणुका को अपने बेटे के संग चंदू के साथ गंगा नदी के पास पहुंचती है और पंडितों के माध्यम से अस्थियों का गंगा में पोते के हाथ प्रवाह करा देती है। अस्थियों का गंगा में प्रवाहित होते ही चंदू रेणुका से कहता है, तुमने अपने ससुर के साथ बहुत गलत किया। वह देखो, तुम्हारे ससुर खड़े हैं। रेणुका पीछे मुड़ ससुर को देखते ही डर जाती है और अपने द्वारा किए गए ससुर के प्रति बुरे कर्मों को सोच हाथ जोड़ रोते हुए कहती है, पापा मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ गलत और आज भी करने जा रही थी। लेकिन कुशवाहा बिना कुछ बोले आसमान की ओर जाते हुए अंतर्लीन हो जाते हैं, क्योंकि उनके दोषियों को सजा एवं सबक के साथ साथ कुशवाहा जी को न्याय मिल चुका होता है और उनकी आत्मा को मुक्ति। यह कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।